देखो कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, एक मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ को बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से बताया था। उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब हम देख रहे थे तो हमारा ये मकसद था कि हम इसमें चार्ज निकाल दें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दिस वॉज इनिशियली अनचार्ज। तो यहाँ पर शुरुआत में चार्ज क्यों है, और मैंने इसको बोल दिया था ऐसा कि यहाँ से क्यू चार्ज चला गया तो यहाँ बन गया क्यू माइनस क्यू। इस क्वांटिटी को निकालने के लिए हमने के बोल दिया था, जो फाइनली मैंने स्मॉल क्यू ही लिख दिया था। तो इसको सॉल्व करते टाइम ऐसे मत देखो, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। तुम तो ऐसे बोलो कि किसी भी टाइम पर यहाँ पर क्यू चार्ज बचा है तो बह कितना गया होगा, बह गया होगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू। अब करंट किसकी वजह से है, करंट इस बहते हुए चार्ज की वजह से। तो किरचॉफ लॉ अपन इस पर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। लेट्स से दिस इज जीरो पोटेंशियल, तो ये भी ज़ीरो है, इधर पे चार्ज क्यू है। सो क्लियरली ये पॉजिटिव क्यू था शुरुआत में, ये नेगेटिव क्यू था, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव इधर ही रहेगा। दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो अगर इधर से इधर जंप कर रहे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्यू बाई सी। तो यहाँ पर भी क्यू बाई सी, यहाँ पर भी क्यू बाई सी, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्यू बाई सी माइनस जो भी है करंट का डिफ्रेंसिएशन, मतलब चार्ज का डिफ्रेंसिएशन, तो मतलब आई आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे करेंगे क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आई की जगह इसका डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे। तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ क्यू माइनस क्यू इंटू आर। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, शुरुआत का चार्ज है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ माइनस क्यू, दैट इज़ द इक्वेशन, इंटू आर, और यहाँ पर क्यू बाई सी। एक एक चीज़ें एक एक तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई आर सी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट्स का ख्याल रखेंगे यहाँ पर कि उस लिमिट में हमने यहाँ पे q को ज़ीरो माना था क्योंकि q बहा दिया था। अभी शुरुआत में कितना चार्ज है इस पर, कैपिटल Q। तो शुरुआत में q कितना है, कैपिटल Q। तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज होगा, और रैंडम टाइम t पर यहाँ पर कुछ रैंडम चार्ज q। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q e to the power minus t by tau, and we know what tau is। ठीक है, चलो कल जो हमने लिखा था फाइनली ये q माइनस क्यू लिखा था, वो इसको मैं k बोल रहा था, जो कि एक्सप्लेन करने का एक बहुत ही वाहियात तरीका है। तो ये तरीके में तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट बता रहा हूँ जिस थॉट को मैं प्रोसेस कर रहा था कुछ दिन से। नॉर्मली क्या तुम पे भी ऐसा प्रेशर होता होगा कि लोगों ने गीता पढ़ी हुई है, बूढ़े लोगों ने, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। बोलते गीता नहीं पढ़ी तुमने, तुम किस बात के इंसान हो, ऐसा तुमने गॉन थ्रू हुए होगा अपनी लाइफ में। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि गीता में है क्या ऐसा, तो तुम क्या बोलोगे। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने गीता पूरी नहीं पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उससे मैं कंक्लूडरी रिमार्क्स देता हूँ कि जो मेरे को समझ में आया। तो उसमें क्या, पहला जो एक हाईलाइटिंग पॉइंट जो मैं रिकॉल कर पाता हूँ वो ये है कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। मतलब इट इज़ नॉट दैट एनीथिंग इज़ कम्प्लीटली राइट और एनीथिंग इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। देयर इज़ लाइक ए स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्रे, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स शेड्स ऑफ ग्रे। तो एक टूल यूज़ किया है इन्होंने, तो मैं तुम्हें वो टर्मिनोलॉजी भी बताता हूँ। बोले कि 3 सेगमेंट में बांट दिया। ये वर्ड तुमने सुने होंगे, तामसिक, राजसिक और सात्विक।
तो एक चैप्टर में या जो भी एक सेगमेंट में इन 3 वर्ड्स के अलॉन्ग प्ले कर रहा है वो, हर चीज़ को इन 3 चीज़ों में बांट रहा है वो। जैसे खाना है तुम्हारा, तो अगर तुम बहुत ज़्यादा ऐसा सुना होगा, आई एम नॉट परफेक्टली श्योर अबाउट इट, लेकिन तुमने ऐसा सुना होगा कि बोला ज़्यादा तेल वाला खाना जो रहता है वो हमको स्लो कर देता है, तो हम तामसिक हो जाते हैं, बहुत नींद आती है, तामसिक हो गया, तामसिक खाना है। और बहुत ही नॉन स्टिकी चीज़ों वाला जो फाइबरस फूड है वो बहुत ही सात्विक खाना है। तो ऐसे बंटवारा करते हो, हर चीज़ में सात्विक की तरफ पहुंचना चाहते हैं वो, कि जो भी हम इवेंट कर रहे हैं हमारी लाइफ में हम सात्विक की तरफ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो एक लर्निंग पॉइंट तो ये है कि इट इज़ लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स शेड्स ऑफ ग्रे। बहुत सारी चीज़ें लिख रहा है क्या ये 2 वर्ड्स? ठीक है, एक है कि मतलब एक्शन पे जोर दिया गया है बहुत ज़्यादा, मतलब एक्शन इज़ ग्रेटर देन वॉट एवर योर इमोशंस आर टेलिंग और वॉट एवर योर थाट्स आर टेलिंग। मतलब जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम कुछ भी सोच लो, इट इज़ ऑफ नो वर्थ। मतलब कर्म योगा पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया गीता में। मतलब 3-4 टाइप के योगा होते हैं। तो एक तो कर्म योगा होता है, एक भक्ति योगा होता है, और मैं भूल गया और क्या क्या होता है, 2-3 और होते हैं। ठीक है, ये मतलब तुम्हारे ये जो बूढ़े लोग करते हैं ना ऐसी कुछ बातें, उनको ये सब एकदम हैंड पे रटा हुआ है कि कर्म योगा, ज्ञान योगा। तो ज्ञान योगा भी आ गया याद। तो ये ज्ञान योगा इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, कि तुम नॉलेज को सुपीरियॉरिटी पे रखते हो। ठीक है, कर्म योगा जो एक्शन पे सुपीरियॉरिटी रखते हैं हम, और भक्ति योगा इज़ लाइक थॉट प्रोसेस या इमोशंस कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एक्शन गीता में एक्शन पे दिया गया है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस एक्शन पे दिया गया है। ठीक है, एक ये मेरे को समझ में आया। और कहानी के फॉर्म में है, मतलब कि गीता ऐसा लिटरेचर है कि महाभारत में जब डिलेमा हो गया अर्जुन को कि अब मारूं कि नहीं मारूं, मेरे रिश्तेदार ही खड़े हुए सामने मारने के लिए, तो इनको मारना सही है कि नहीं है। तो ऐसी भूमिका है कि श्री कृष्ण ने टाइम को रोक दिया है, अब उसको वो बता रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। दैट ज्ञान इज़ गीता। उस ज्ञान को गीता के फॉर्म में लिटरेचर में लिखा गया है, वो सब जो भी बातें चल रही हैं। और फिर उसके बाद पूरा ज्ञान ख़त्म हुआ तो उसने रेज्यूम का बटन दबाया कि अब टाइम शुरू, पॉज ख़त्म, और अब उसको डिसाइड करना है अपने अर्जुन को कि अब मेरे को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो नथिंग राइट और रॉन्ग में क्या, कुछ लोग एकदम गीता को सेंटी में ले लेते हैं, मतलब कहानी को, तो कहते हैं सही है मारना चाहिए। और ये तो कलेश का कारण भी यही है गीता, कि उन्होंने सोचा भाई अर्जुन, जब अर्जुन ने मारे अपने रिश्तेदारों को तो मैं क्या एक गाली नहीं दे सकता। तो कलेश का कारण भी यही है। लेकिन उसको जस्टिफाई किया गीता के अंदर कृष्ण ने। फाइनली जो उसका एपिलॉग, जो प्रोलॉग हुआ था, उसमें कहा था भाई देखो ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, पूरा ज्ञान दे दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो करने वाले हो वो गलत है या जो तुम करने वाले हो वो सही है। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और करो, जब चिल काटो, जो करना है अब डिसाइड करो तुम। तो उसने डिसाइड किया कि हाँ भाई लड़ना चाहिए मुझे। उसने अपने मतलब योद्धा वाले धर्म को ज़्यादा फॉलो किया। तो ये उसका उस पॉइंट पे डिसीजन था जो बिल्कुल सही था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर वो ये भी डिसाइड करता कहानी में कि नहीं मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे अब मैत्री बनानी चाहिए अपने भाई बंधुओं से, तो वो भी सही होता। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें तुम याद रखना। कभी भी कोई गीता के बारे में बात करे तो उनको ये सब बताना। क्या नॉर्मली मुझे लगता है कि जो लोग गीता पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं उन्हें गीता पढ़ी नहीं होती है। और वो ये मान के भी चलते हैं कि अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने गीता रखूँगा तो तुम नहीं पढ़ना चाहोगे उसे। क्यों? क्योंकि संस्कृत के श्लोक से कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा तुम्हारा अभी।
तो उनको क्लियर सी बात है 18, 19, 23 के आसपास के एज तक कोई नहीं पढ़ता गीता, तो वो इससे सप्रेस करते हैं कि तुमने नहीं पढ़ाई गीता इसलिए तुम्हें दुनियादारी नहीं आती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एक सप्रेसिंग मैकेनिज़्म भी है ये बड़े लोगों का हमारी जनरेशन को सप्रेस करने के लिए। तो 2-3 चीज़ें याद रखते हुए चलो ताकि कोई बहस करे तो उठा के दे रही हो सही है। तो अब कैपेसिटर मैं पढ़ाऊँ तो भी सही होगा और नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी सही होगा, तो पढ़ते हैं। तो अब देखो कैपेसिटर में अगर कुछ मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अजब क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है ये। तो इसको मैं कहानी के फॉर्म में तुम्हें बताता हूँ कि कैपेसिटर की प्लेट्स मैंने तुम्हें लेके दी, मैंने कहा कैपेसिटर डिज़ाइन कर दो, तो उसको तुम स्टेबल कैसे रखोगे, मतलब ये फंक्शनल चैलेंज आएगा तुम्हारे सामने। स्टेबल मतलब कि एक प्लेट ऐसी है तो वो ऐसी हो जाएगी अगर कुछ मैकेनिज़्म सही नहीं जमा दो। तो एक बहुत फ्रूटफुल मैकेनिज़्म जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो है कि इसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो फिर स्टेबल हो जाएंगी प्लेट्स, उसके अंदर कोई मटेरियल भर दें तो स्टेबल हो जाएंगी। और इसका एक फंक्शनल यूज़ भी है कि इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो एक तो फंक्शनल यूज़ भी मतलब कि हमारा जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, और एक फंक्शनल यूज़ भी हो रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटर्स मिलते हैं उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, ऐसी वैक्यूम नहीं होता उनके अंदर। तो हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देगी, ऐसा क्या हो रहा होगा, ये क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में आ गई अब। तो लिखो हेडिंग कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। दिस मटेरियल विच वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन द कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, होता तो ये एक इंसुलेटर ही है ना, एक मटेरियल ही होता है सिंपल, लेकिन उसको डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल देते हैं, क्योंकि देयर कम्स अ पिक्चर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की कोई चीज़ पढ़ी थी हमने, वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, तो उसके टाइटल में हम इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो देखो सबसे पहली सिचुएशन देखते हैं जब देयर इज़ नो नथिंग इन द कैपेसिटर। तब हमें पता है कि लेट्स से कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो नहीं याद आ रहा, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी उस तरफ, तो इसलिए। तो अब जब हम यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ इंसुलेटर, ज़रूरी नहीं कि वो प्लास्टिक हो, कुछ भी हो सकता है, एक मीडियम उसके अंदर घुसा देते हैं, तो तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी या घट जाएगी। व्हाट विल हैपन टू दिस, स्टिल द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम फॉर द प्लेट्स। तो इस मटेरियल के इंसर्शन से इसकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? अब हर चीज़ सही गलत नहीं है, फिजिक्स में एक ही चीज़ सही होती है। हाँ, तो अब नेचुरल प्रोसेसिंग में भाई को ये काम की चीज़ है बहुत, ऐसे तुम कुछ भी मटेरियल डाल रहे हो अगर बढ़ रही है तो फिर तो मतलब यू आर गेटिंग नथिंग, एनर्जी कंजर्वेशन की तुम महिमा का खंडन कर रहे हो, है ना। तो ये घट जाएगी इंट्यूटिवली, अगर कोई नॉर्मली प्रोसेस करे इसको तो घट जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा तुम क्या, हाँ तुम लॉजिक बोलो। हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मतलब थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करो, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ और दूसरा पे मैटर जो ऑब्जेक्ट आएगा डाइलेक्ट्रिक आएगा, हाँ उसकी कम होगी, हाँ, तो सिग्मा का एप्सिलॉन नॉट तो बढ़ेगा। अच्छा ओके, यू आर कंपेयरिंग इट विद दिस एप्सिलॉन, है ना। तो अपन ने क्या एक चीज़ देखी थी, मान लो दो चार्ज हैं, रिकॉल करना है इसको, ये मैंने काफ़ी स्ट्रेस देके कहा था कि अगर अपन यहाँ पर इन पे दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं, और पहली बात वैक्यूम है पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में अगर वैक्यूम नहीं है
बट कुछ मटेरियल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ढीला होगा या टाइट हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा देते फिर ढीला हो जाए नहीं तो अगर बढ़ जाएगा तो बेसिक इंट्यूशन लगाओ तुम, तो छोड़ो फिजिक्स की बातें। तुम तो ये सोचो कि अगर किसी मैकेनिज्म के थ्रू ये एक दूसरे को टाइट कर रहे हैं तो नॉर्मल शूटिंग तो स्पॉन्टेनिटी क्या कहती है, क्योंकि वो एकदम एनर्जी कम करना चाहेगा। बढ़ने का कोई अपन ने पढ़ा ही नहीं कि बैठे बैठे एनर्जी बढ़ गई कहीं, या तो कंजर्व होती है कि एनर्जी ट्रांसफर, कहीं ऐसा नहीं होता कि एनर्जी बढ़ गई। मतलब पावर सेम रह सकती है, एनर्जी जल्दी जा सकती है, कम, ऐसे बढ़ नहीं सकती क्वांटिटी ओवरऑल। तो अब अगर इंट्यूटिवली अपना दिमाग छोड़ो, इन सब को छोड़ दो, अब थोड़ा ऊपर लेवल पे प्रोसेस करो। इतनी गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूटिवली बस इतना सोचो कि अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ अड़चन पैदा करवा देंगे अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको k टाइम्स कम कर देता है। व्हाट इज दिस k? दिस k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इंसर्टेड। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इंसर्टेड। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। और अभी के डिस्कशन से केवल एक पॉइंट याद रखना है कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे किसी भी मटेरियल के अंदर, मतलब कैपेसिटर के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से उतने रेशो में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको ये भी क्यूरियोसिटी दिमाग में आ सकती है, भले हमें ना हो लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो देखे उसके दिमाग में आ सकती है। तो इसको अपन ज़रा सा प्रोसेस कर लेते हैं, आधा मिनट बस। कि शुरुआत वाली सिचुएशन में ये सिचुएशन थी, सिंपल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो अभी कोई फिजिक्स नहीं, बस ऐसा नॉर्मल सा छोटा सा दिमाग कि यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, ऐसे इंड्यूस कर लेता है डाइपोल मोमेंट के बहुत सारे डाइपोल्स। और क्लियर सी बात है, जब ये अपने आप को इंड्यूस करेगा डाइपोल तो नेगेटिव इस तरफ आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इस तरफ आएगा। तो ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स बन जाते हैं। तो ऐसे माइनस प्लस के डाइपोल्स बन गए। ठीक है, अच्छा, इस छोटे से डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरफ, इसकी भी इस तरफ, ऐसे सबकी इस तरफ, सारे डाइपोल्स इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल किस तरफ थी, वो थी इस तरफ, दैट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसको ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है। ये जो भी हमने मटेरियल रखा हुआ है उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर दी। ये बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन ऐसा नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे चिंटू, गोलू, बोलू, तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे इसको लिखा हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको लिख देते हैं सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, उसको क्या लिखना चाहिए हमें, दिस माइनस दिस। ठीक है, ओवरऑल ज़्यादा मजबूत यही रहेगी, ऐसा नहीं कि इसने उसको ही उखाड़ के फेंक के उधर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसी को मैंने कहा कि यही जो है
इससे k टाइम्स कम हो जाती है, मतलब दिस फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से k टाइम्स कम, ठीक है। सो सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा b बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम सिग्मा b कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो और सिग्मा पता है तो वो एक बार लिख लेते हैं कि सिग्मा b कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट कट गया तीनों में से, और सिग्मा कॉमन आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड बचा 1/k माइनस 1, और नेगेटिव में तो पलट देते हैं इसको, तो 1 माइनस 1/k दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा b। एक रिलेशन ये हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी यूजलेस, ये इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट आ भी सकता है। तो प्रोसेस याद रहनी चाहिए, भले ही ये फाइनल फिगर में याद रह नहीं रहे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या बात कही गई, कि अगर वैक्यूम है कैपेसिटर्स के अंदर तो उसकी स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक कम कर देता है। कितने टाइम्स कम कर देता है? k टाइम्स कम कर देता है। द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये भूल गए तो फिर दिक्कत है, फिर तो मतलब गीता के साथ नहीं हो, गीता नहीं जानते। लेकिन अगर ये वाला भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रहना चाहिए ना। कल पूछूंगा, मतलब तुम खुद से पूछना अपने आप से कि याद है कि नहीं। ये याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन ये आया कैसे कि ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में से बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनस करते हैं फाइनल बचेगा, उसी रिलेशन को मैनिपुलेट करके ये बना लेंगे। तो बस ये याद रखना है हमें। अच्छा, व्हाट इफ कि हम ये तो हमने पूरा का पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, व्हाट इफ कि कुछ खाली छोड़ देते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, मीन्स द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू इम्पार्ट ऑन योर ब्रेन, इसकी पूरे को डाइलेक्ट्रिक से ना भरते हुए कुछ पार्ट को ही डाइलेक्ट्रिक से भरा, तो हमारा इंट्यूशन जो कह रहा है वही होगा यहाँ पर भी। मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहिए तुम्हारे इंट्यूशन को, कि अगर इसकी सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा है तो यहाँ वैक्यूम में तो वही फील्ड रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी वैक्यूम है तो यहाँ भी वही फील्ड रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी? जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। सिंपल लॉजिकल ब्रेन यही सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा, इतना मैं श्योरली कह सकता हूँ। और मान लो दो डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिए, फिर क्या होगा? दिस इज सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा एंड टू डाइलेक्ट्रिक्स आर देयर, एक ये और एक ये, बाकी जगह वैक्यूम है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। तो जो इंट्यूशन कह रहा है वही होगा यहाँ भी, कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाएगी, तो सिग्मा बाय k1 बोल देते हैं, k1 एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर भी कम हो जाएगी, सिग्मा बाय k2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जगह खाली जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम पर वही रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो अब देखो, हम जानना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करके कितना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा ये देखते हैं। अच्छा, ये इस बात में तो क्लियर है ना, बढ़ेगा ये घटेगा नहीं। ये डाउट आ सकता है कि भाई कैपेसिटेंस घट ना जाए कहीं, तो अब देखते हैं अपन कि घटेगा या बढ़ेगा। तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक ये एकदम काम की बात है। इसका एक्सप्रेशन हमें आना चाहिए, है ना, रटा हुआ होना चाहिए कि k टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो लेट्स से
विदाउट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस C था, तो इसके कैपेसिटेंस मैं अभी फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ ताकि हम इसको अभी के अभी रट लें, फिर देखेंगे वो कैसे आया। तो K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। तो नवीन समझ गया ना, याद क्या रहना चाहिए, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इसके बाद वाली चीज़ मन की तसल्ली के लिए है, तो मन की तसल्ली करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पर, जो भी ओरिजिनल थी उससे K टाइम्स कम। ठीक है, अच्छा कैसे कैपेसिटेंस कैसे निकाला था हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब वो वैक्यूम भरा हुआ था उसके अंदर, वो याद कर लेते हैं तो वो भी याद आ जाएगा। मतलब यहाँ पे समझ में आया करना क्या है। तो इस पर अगर चार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती थी, इसमें माइनस सिग्मा होती थी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल लिख देते थे। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल लेट से V है और डिस्टेंस इसका D है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो हम पोटेंशियल लिख देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए। पोटेंशियल लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे लिखते थे फिर हम Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q हमें पता है सिग्मा इंटू A और V हमें पता चल जाएगा E के टर्म्स में, तो C निकल के आ जाएगा। तो V को क्या लिख दिया यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू E इंटू D। क्या इस बात से सहमत हो? ये कैसे लिखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर D सेपरेशन पे है तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E इंटू डी होगा। E का एक बार चेक कर लेते हैं, E का वोल्ट पर मीटर होता है और इसका होता है मीटर, तो सही है। ऐसे कभी भी डाउट आए तो डायमेंशन फार्मूला अल्टीमेट चेक पॉइंट है। ठीक है, ये एरिया है, तो इसका ये यहाँ पे क्या लिख दिया हमने ED, तो C निकल के आएगा। Q क्या लिखना है, ये लिखना हमें सिग्मा इंटू A, तो C जो निकल के आ गया है दैट इज़ सिग्मा अपॉन सिग्मा A बाई D इंटू E। तो आंसर क्या आता है वैसे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मतलब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, सिग्मा और E हटा के A और D तो आ गया, सिग्मा बाई E ये कैसे बनाया। अब चलो सोचते हैं, E को लिख देते हैं ना, E वॉज रिटर्न है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अब वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है, एग्जैक्टली वही। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। ये मिटा दूँ, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखा हुआ है दिमाग में। तो भाई क्या करना है हमें करना है Q इज इक्वल्स टू CV और ये सारी चीज़ें उसके टर्म्स में लिखनी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल लिख देते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, सारी डायमेंशन अज्यूम कर लो कि डेप्थ इसकी D है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो V विल बी रिटर्न एज सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। C विल बी आएगा अभी C निकल के, और Q क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा से सिग्मा कट हो गया, रीअरेंज किया, D कहाँ गया है, D तो दिक्कत हो, अच्छा D मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, ये तो जस्ट E लिखा था, मल्टीप्लाई D भी होगा यहाँ पर, तो D इधर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D मल्टीप्लाइड बाय मतलब K। तो क्लियरली ये चिल्ला कर एक्सप्रेशन बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता उसके अंदर, तो मतलब K टाइम्स बढ़ गई। बस ये याद रखना, दिस इज़ द कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब एक बहुत ही एनलाइटनिंग क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात पे स्ट्रेस आउट करना चाहता हूँ कि जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा, उसके बाद इसको चार्ज किया, फिर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, मतलब ये जो Q बाय A जो सिग्मा है, मतलब कि ये जो Q सिग्मा A है,
ये Q तब आया है जब ये डाइलेक्ट्रिक बन चुका है, उसके बाद हमने चार्ज रखा है इस पर। व्हाट इफ कि हम उसको चार्ज कर दें पहले, उसके बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालें, तब क्या होगा? मतलब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में तुम इसको अच्छे बेटर समझ पाओगे कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज़ द नॉर्मल कैपेसिटेंस, इस प्लेट पर चार्ज Q है, इस प्लेट पर चार्ज -Q है, और क्लियरली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होगी, वेयर A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड D इज़ द डेप्थ इफ वी वांट टू यूज़। सो लिखो इसमें, इफ़ नाउ the whole space is filled, if now the whole space is filled with dielectric constant K, what will be the electric field? What will be the electric field? This is an isolated capacitor. तो तुम्हारा दिमाग ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, है ना? चार्ज कितना रहेगा इस प्लेट पर? Q ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, कुछ एक्स्ट्रा पावर तो सप्लाई कर नहीं रहे। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में एकदम परफेक्टली क्लियर है, राइट? अब दूसरी सिचुएशन देखो, हमने क्या किया, एक बैटरी ली, ठीक है, और ऑफ कोर्स रजिस्टर भी है इसको चार्ज करने के लिए। ये परफेक्टली चार्ज हो गई। अभी ये इसमें सप्लाई करने की बहुत बड़ी बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से इस पर चार्ज आ गया Q, तो इस पर -Q आ गया। दिस इज द फाइनल चार्ज अटेन्ड बाय द कैपेसिटर। नाउ वी आर इंसर्टिंग द कैपेसिटेंस इन दिस। अब इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब ऐसे अपन मैकेनिकली सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज़ कैपेसिटेंस। हमारे हाथ में अगर कैपेसिटेंस आए, चाहे उसको लगाएं, चाहे कहीं नहीं, कहीं सर्किट में लगाएं, चाहे नहीं लगाएं, उसका कैपेसिटेंस वही रहेगा, क्योंकि वही स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है जो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। तो अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा अचानक से। पहले तो ये अपनी 100% कैपेसिटी में Q ही स्टोर कर पा रहा था, लेकिन अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? चार्ज बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सो चार्ज विल इंक्रीज। वहाँ पर चार्ज इंक्रीज क्यों नहीं हो पाया था? मतलब ये माइनस, वहाँ पर चार्ज इंक्रीज क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि बैटरी नहीं थी सप्लाई करने की। कैपेसिटेंस बढ़ गया उसका, बट चार्ज और आ नहीं सकता उसमें, क्योंकि Q ही है पहले से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस उसका बढ़ गया और सप्लाइंग मैकेनिज्म भी है, इस वजह से और चार्ज आ गया उसको, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत वाली, जब कोई भी कनेक्शन नहीं था, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तब तो सिंपली Q/2A एप्सिलॉन नॉट थी, Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनली कितनी हो जाएगी? अब फाइनली जो प्लेट्स पे चार्ज है उसकी वजह से लिखेंगे हम, तो फाइनल विल बी दिस Q विल बी कंसिडर्ड Q + Q डिवाइडेड बाय K बाय A एप्सिलॉन नॉट। इतनी हो जाएगी। अब ये Q + Q क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि अब इस पर चार्ज Q + Q है इस प्लेट पर। और ये K क्यों लिखा? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर आ चुका है, इसलिए वो कम हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बोरिंग बातें ख़त्म और एकदम काम की बातें शुरू। और किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करते आने चाहिए, वो सीखते हैं।
तो एक बात तो हमारे दिमाग में बन ही चुकी है कि अगर कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। उसके बाद जो चीज़ होगी वो सोच लेंगे उस मोमेंट पर। अच्छा, इसका क्या करें मैथमेटिकली कि कोई हमसे कहे बताओ कि एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, और पूरी लेंथ में नहीं किया बट थोड़ी सी कम ही लेंथ में किया है कि सच दैट ये वाली लेंथ d1 है, ये वाली लेंथ d2 है और ये वाली लेंथ d3 है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको 3 अलग अलग कैपेसिटर्स में तोड़ लें, one being this one, second being this one and third being this one, तो इनके इक्विवेलेंट मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस लिख पाएंगे हम। जैसे इस वाले का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a/d1। इसका कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d1। लेट्स से दिस इज c1। ऐसे c2 लिख देंगे। c2 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a/d2 और k मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इट हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसका k टाइम्स बढ़ जाएगा। और तीसरे वाले का क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट a/d3। अब ये तीनों कैसे इमेजिन करें हम, सीरीज़ में या पैरेलल में, सीरीज़ में। तो ये तीनों सीरीज़ में, और सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है वो लगा देंगे यहाँ पर। तो 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट है, तो ऐसे चार्ज होने की वजह से यहाँ पर Q चार्ज आ गया और यहाँ पर -Q चार्ज आ गया, और ये इसकी सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन D, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इसकी वजह से क्लियरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ बन रही होगी, वो सब तुम देख सकते हो। अच्छा, हमने क्या किया, अचानक से इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। मीन्स द सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम कि बैटरी वही है, लेकिन अब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ये Q चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई, अब चार्ज सप्लाई करने के लिए है भी कोई, तो चेंज हो जाएगा। तो हमें बताना है कितना चार्ज आ जाएगा इस पर इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स गिवन हेयर। तो बिल्कुल आसान शब्दों में करेंगे हम इसे कि इसका कैपेसिटेंस लेट से C था, दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, लेट से C डैश, एंड इट इज़ K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। अब Q इज इक्वल्स टू CV यहाँ पे वैलिड था, तो यहाँ पे वैलिड होगा। तो जो नया चार्ज है Q डैश इज इक्वल्स टू नया कैपेसिटेंस C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V था, लेट्स से ये V था, तो ये V एग्जैक्टली वही रहेगा क्योंकि बैटरी तो वही सप्लाई कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास Q डैश जो है वो आ जाएगा C डैश, दैट इज़ K टाइम्स C
multiplied by V. C dash has written as K times original capacitance. ठीक है, ये KC लिख दिया मैंने C डैश की जगह, और वो CV जो है Q के बराबर है. सो Q डैश विल बी K टाइम्स दिस CV इज Q के बराबर. सो Q डैश विल बी K टाइम्स Q. तो जो चार्ज स्टोर है वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगा. तो ये बात भी याद रखनी है कि चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा चार्ज. क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्सटर्नली सप्लाई कुछ कर ही नहीं रही हो बैटरी, तो बैटरी नहीं हो, आइसोलेटेड कैपेसिटर हो. सो दिस इज़ ट्रू ओनली इन द केस जब बैटरी कॉन्स्टेंटली सप्लाई करने के लिए रेडी हो कितना भी. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन करने के लिए रेडी हो, जो कि इस सिचुएशन में है, तो चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा. यस. हाँ. जैसे एक 3 वोल्ट की बैटरी है, 5 कैपेसिटर लगा दिया है, उसकी भी कैपेसिटी इतनी है कि 3 वोल्ट आगे उसको नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो चार्ज कर दिया. हाँ. फिर बंद लगा देता है. हाँ. लेकिन तब वो तब क्या होगा? चार्ज होगा कि नहीं होगा? एकदम बहुत ही सही डाउट आया था. हम लोग कहने पहले तो मैं डाउट एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे सेल है, और इसके थ्रू हमने कोई कैपेसिटर को कर दिया. ठीक है, तो ये चार्ज होगा शुरुआत में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये तो 3 वोल्ट की सप्लाई, ये तो पूरा चूस चुका होगा इसको. अब कहाँ से चूसेगा 3 वोल्ट से ज़्यादा, है ना? यही डाउट है. तो देखो, ये 3 वोल्ट लिखने का ये मतलब होता है कि इट विल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट्स अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे तुम लोड ज़्यादा लगा दो, कम लगा दो, बड़ा रजिस्टर लगा दो, छोटा लगा दो, वो करंट एडजस्ट हो जाएगा. चार्ज कितनी तेज़ी से बह रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 ही रहेगा. ठीक है, तो 3 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है. नॉर्मली जो सेल डाई आउट हो जाते हैं उनका 3 वोल्ट सप्रेस होते होते 0 वोल्ट तक पहुंच जाता है. बट नॉर्मली जो हम सर्किट्स बनाते हैं उसमें अगर ऐसे 3 वोल्ट लिखा हुआ है तो हम मानते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट ये 3 वोल्ट सप्लाई करेगा. ठीक है, तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी V है और यहाँ भी V है. ठीक है, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कहाँ होगा? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटी बढ़ जाती है, कि Q इज इक्वल्स टू CV. जितना C होगा उतना चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इस वजह से ये बात याद रहेगी. तो एक और क्वेश्चन का आंसर दो. ये 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं और इसमें कुछ अलग अलग तरीके से 2 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए. आधे स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और बचे हुए आधे स्पेस में दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है. ठीक है, दिस इज D. द ओरिजिनल एरिया वॉज A, और आधे में हमने एक डाइलेक्ट्रिक लाया है और आधे स्पेस में दूसरा डाइलेक्ट्रिक लाया है. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर? तो बहुत ही आसानी से हम इसको डिकोड करेंगे. देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर ये ऐसा होता तो तुम कहाँ पे बिजली के तार लगाते? एक यहाँ लगाते और एक ऐसा यहाँ लगाते दूसरी तरफ वाला. अगर ये करंट नहीं बह रहा है, ऐसे बिजली का तार ऐसे रखता, तो इन कैपेसिटर्स को देखो, तो ये जो अगर मान लो इससे चार्ज बहते हुए आ रहा, तो इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग. तो ये पैरेलल में से दिख रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इक्विवेलेंटली ऐसे बना लेंगे कि दो कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल में है, ठीक है। लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2। ये बात अगर समझ में आ गई फिर तो मज़े ही मज़े। फिर C1 का कैपेसिटेंस कैसे लिखें, एप्सिलॉन नॉट, अब A आएगा या क्या आएगा यहाँ पे, तो एरिया इस प्लेट का हमने आधा तोड़ दिया तो इट विल बी A/2, और इसको भी आधा तोड़ दिया A/2। अच्छा, ये डिस्टेंस तो उतनी ही है, इसकी भी D है और उसकी भी D है, तो डिस्टेंस दोनों की D हो जाएगी। तो इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/2/D, और इसका लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। सही लिखा है, कोई गड़बड़, कोई कमी? अरे भाई ये K टाइम्स भी तो करेंगे, यहाँ पर K1 भी तो आएगा, यहाँ पर भी K1 आएगा, सॉरी K2 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया बाय 2D, ये भी कॉमन आ गया, और K1 प्लस K2। दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। एक और देखो क्वेश्चन, एक ओरिजिनल कैपेसिटर है जिसके आधे स्पेस को तो हमने के डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, और बचे हुए आधे स्पेस को भी आधे पार्ट में काटा। और उसमें से भी जो आधा पार्ट है ऊपर वाला, उसको भर दिया 2K के डाइलेक्ट्रिक से, और नीचे वाले को भर दिया 4K के डाइलेक्ट्रिक से। और ओरिजिनल एरिया इसका A था, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाज D, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। वायर्स ऑफ कोर्स यहाँ तो लगाओगे नहीं, कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करोगे ताकि उस पर चार्ज आए, वो तो खुद से सोचना है, मतलब वो बताया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब तुम्हारा मन कह रहा होगा कि एक तो अकेला है और उसके साथ पैरेलल में दो हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 बोल दें, इसका C2 बोल दें, इसका C3 बोल दें, तो आंसर जो होगा C इक्वलेंट दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये दो सीरीज़ में और वो उसके साथ पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज़ में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3 प्लस C1, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब C1 लिख लेते हैं। C1 में एरिया आधा हो गया है, दिस इज A/2, बट D तो उतना ही रहा है, D उतना ही है, तो इट विल बी D। C2 में एरिया आधा हो गया है और D भी आधा हो गया है, एरिया इज ऑल्सो A/2 एंड D इज ऑल्सो A/2। हेयर ऑल्सो C3 में दिस इज A/2 एंड दिस इज D/2। तो C1 लिख दिया, C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/2D मल्टीप्लाइड बाय जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K। C2 को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A/2
डी इंटू डी बाई टू, तो 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, सो 2k। फिर C3 को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट a बाई टू और d बाई टू, तो अगेन यहाँ 2 से 2 कट गया और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4k, सो दिस इज 4k। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम C बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज C, ठीक है, या इसको C बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट सारे कांस्टेंट चीज़ों को, एप्सिलॉन नॉट a बाई के a k बाई डी इज C। तो अगर ये C है तो ये क्या होगा, दिस इज 2C, दिस इज ऑल्सो 2C एंड दिस इज ऑल्सो 2C, नो दिस इज 4C, क्योंकि कोफिशिएंट 4 आ रहा है यहाँ पर कोफिशिएंट 2 आ रहा है इस वजह से। तो कुल मिला के 2C 2C और 4C ऐसे कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज़ में, वो दोनों उसके साथ मिलके पैरेलल में। तो क्या लिख दें आंसर फिर, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय सम, दैट इज 8/6 प्लस दिस थिंग 2 मल्टीप्लाइड बाई C। इसको कैलकुलेट करो चाहे इसको कैलकुलेट करो, दोनों सेम चीज़ है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4/3, 3 to the 6, 10/3C, and C was this thing, तो एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, अभी हम केवल इसका वो डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, बाकी फिर तुम घर पे करना। ये कैपेसिटेंस है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक रीजन से भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इस रीजन को भर दिया है 2k वाले डाइलेक्ट्रिक से और इस रीजन को भर दिया 4k वाले डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, तो अब बताना है ओरिजिनल एरिया वाज A और डिस्टेंस वाज D और एकदम सिमेट्रिक है ये, तो कैसे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीरीज़ में होगा बड़ा वाला और ये दोनों नीचे पैरेलल में होगा। ठीक है, और सारे डायमेंशंस डिसाइड करके लिखने हैं कि इसका d/2 हो जाएगा, इसका भी d/2 हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगी, बट इसका एरिया a ही रहेगा, बट इन दोनों के एरियाज a/2 हो जाएंगे। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते टाइम्स ये k टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 2k टाइम्स बढ़ जाएगा और ये 4k टाइम्स बढ़ जाएगा। एंड इफ वी से दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, तो C इक्वलेंट जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों तो पैरेलल में यानी सम, उसके साथ सीरीज़ में, तो सम यानी कि C2 + C3, ये इन दोनों का मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ, तो C1 डिवाइडेड बाय सम, तो C1 + C2 + C3। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखना C1 इन सब की, कैलकुलेट करना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक अजीब सा टॉपिक आता है जो बहुत सिंपल है, उसको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इट्स मोर लाइक अ पजल काइंड ऑफ थिंग। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स दे दिए उन्होंने, कैपेसिटर नहीं दिया बट पैरेलल प्लेट्स दे दिया अरेंज करके रैंडमली, और फिर उसके बाद बोला कि इसका कैपेसिटेंस बताओ। तो लेट्स से
ऐसी कुछ पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं। ये 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। बट ऐसे खाली नहीं होंगी, कुछ ना कुछ किसी से अटैच होंगी। तो ये वाली इससे अटैच्ड है वायर के थ्रू, और ये वाली इससे अटैच्ड है। एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ऑल द सिंपलेस्ट थिंग्स आर गिवन कि इनके बीच की डिस्टेंस डी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डी है, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है। सो वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो अब दिमाग घूम जाएगा अगर ऐसे लगाएंगे कि ये सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है क्या, ये और ये, तो नहीं। क्यों? क्योंकि अब वायरिंग कहीं और से हो गई है। अक्षत का डाउट आया था ना, व्हाट इफ की वायरिंग इधर से कर दें तो अब वायरिंग ऐसी हो चुकी है। दिस इज़ नाउ सत्य। अब क्या करना है? तो देखो क्लियरली हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कैपेसिटर बनता है वो एडजेसेंट फेसेस की वजह से बनता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इस फेस को 1 मार्क कर दूँ, इसे 2 मार्क कर दूँ, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 6 और इसे 7, तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, 4 और 5 के बीच में एक बन रहा है, और 6 और 1 मिनट, इसको 7 और 8 करो तो 6 और 7 के बीच में एक बन रहा है। तो मीन्स अगर सर्किट बनाएंगे हम किसी तरीके से, जो जिस नॉर्मल सर्किट में हम समझते हैं चीज़ों को, उसमें 3 कैपेसिटर्स आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क करते हैं, वी आर मेकिंग सर्किट आउट ऑफ इट। तो पॉइंट एक ए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट एक ए मार्क कर लिया, और एक आखिरी पॉइंट बी यहाँ मार्क कर लेते हैं। अब इनके बीच में एक कहानी शुरू करते हैं कि ए किस किस से कनेक्टेड है, 3 से और 4 से। सो ए को कनेक्ट कर दिया मैंने एक जगह 3 से, और एक जगह कनेक्ट कर दिया 4 से, है ना, दोनों सेम ही पॉइंट है। अब 3 किसके साथ बना रहा है पेयरिंग, 2 के साथ, 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है। तो 2 किससे कनेक्टेड है, बी से, तो 2 को बी से कनेक्ट कर दिया और इसके साथ कैपेसिटर बनवा दिया, ठीक है। अब ये 4 वाला भी 5 से कनेक्टेड होके वो बन रहा है, कैपेसिटर बन रहा है 5 के पेयर में, और 5 किससे कनेक्टेड है, बी से, तो 4 का पेयर ले आओ, ये बन गया, दिस इज 5। अच्छा, अब 7 किससे कनेक्टेड है, 7 ए से कनेक्टेड है, और उसका किसके साथ पेयर बन रहा है, 6 के साथ, और 6 किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ये लो। तो ये 3 कैपेसिटर्स बन गए, और तीनों, अब तुम्हें सर्किट में समझ में आ रहा है कि तीनों पैरेलल में, तो आंसर विल बी 3C। C किसी एक का कैपेसिटेंस है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D, सो दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट A by D। मज़ेदार है ना ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जेई और नीट दोनों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। ये 4 प्लेट्स दी हुई हैं। इस सिचुएशन में पहली प्लेट और चौथी प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, लेट्स से दैट इज पॉइंट ए, और दूसरी और तीसरी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट इज पॉइंट बी। सो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। सब कुछ वही डेटा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, और
क्रॉस सेक्शन एरिया सबका ए। तो बस सर्किट बनाने का ट्राई करो, जो लॉजिक मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें सिखाया है एग्जैक्टली वही लॉजिक से। एक पॉइंट ए मार्क करो, एक पॉइंट बी मार्क करो और सारी प्लेट्स को लगाते जाओ। सबसे पहले तो सोचो कितने कैपेसिटर बनेंगे। तो इसका जवाब तुम्हारा दिमाग चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि 3 बनेंगे। इसकी पेयरिंग इसके साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नहीं है कि बताओ कितने स्क्वायर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी पेयरिंग इससे होगी, ये इससे होगी, ये इससे होगी। तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, क्योंकि ये चेक पॉइंट दिमाग में रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कभी गलती में 4 ना बना बैठे हम, या 2 ना बना बैठे वैसा। तो शुरू हो जाओ ऐसे नंबरिंग करते हुए कि लेट्स से दिस इज प्लेट का साइड 1, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3, दिस इज साइड 4, दिस इज 5, 6, 7, 8 और पॉइंट ए मार्क कर लो यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ मार्क कर लो। अब ए से कनेक्टेड 2 है और वो 3 के साथ बना रहा है, तो 2, 3 से कैपेसिटर बन गया। फिर 4 भी बी से ही कनेक्टेड है और 5 भी बी से ही कनेक्टेड है। गौर से देखो, 4 भी बी से कनेक्टेड है, 5 भी बी से कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं 4 और 5 को बनाऊं कहीं भी, दिस इज 4, दिस इज 5, सो दिस इज कनेक्टेड विद बी एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बी। ठीक है, फिर बचा क्या 6, 7 वाला। तो 6 कनेक्टेड है बी से और 7 कनेक्टेड है ए से। तो बी से कनेक्टेड है 6 और 7 कनेक्टेड है ए से। तो ए और बी के बीच में पूछा है, तो अब बताओ क्या होगा आंसर। तो बड़ा ही अद्भुत डिलेमा है कि ये इसका क्या करना है ना। ये दोनों होते तो फिर तो बात बन जाती। अब ज़रा मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लेट इट बी गॉन। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता, रजिस्टर्स आ गए ना यहाँ पर, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में तुम कुछ ऐसे मैकेनिकली कुछ बैटरी कनेक्ट करो, तो इसमें कितना करंट बहेगा? श्योर? तो इसमें 0 बहेगा, ये श्योरिटी वाली बात है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो सेम है। मतलब इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल है जो इस पॉइंट का है। तो ये सर्किट एक आइसोलेटेड लूप जैसा हो गया है, तो कोई करंट नहीं लगेगा, इसमें कोई करंट नहीं बहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें कोई चार्ज नहीं बहेगा। इसमें कोई चार्ज नहीं बहेगा मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है इसका। लगा ज़रूर है वो, इसका कोई वजूद नहीं है। तो ये इसका कोई वजूद नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ये और ये पैरेलल में है, तो आंसर हो जाएगा 2C। C इज़ नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A/D। One more question. Four parallel plates are arranged in this way.
दिस पॉइंट हैज़ गॉन टू पॉइंट ए, 1/3 से कनेक्टेड है, एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट सी, और ये कनेक्टेड है जिसको बोला है पॉइंट बी. So we have to find the equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance find करना है A और B के बीच में. The distance is D between the pairs. The cross section area is A for all the capacitor plates. तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे. एक दिख रहा है, ये सारे दिखेंगे, वो बनाओ, ए और बी बनाओ, और फिर जो प्रोसेस दिखाई उसको फॉलो करते जाओ. तो एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया ए, और ये मैं कर लिया बी. तो सी भी कहीं आएगा, तो सी को भी यहाँ लिख कर देते हैं. तो अब मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4. मतलब इसको तुम मन में भी ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो दिमाग लगाओ, ए और सी के बीच में एक है ना, ए और सी के बीच में एक है, देखो ये वाला. तो ए और सी के बीच में एक हो गया. फिर ए और सी के बीच में एक और है, ए और सी के बीच में एक और है, तो एक और चिपकाओ यहाँ पे, ये बन गया. फिर बी और सी के बीच में एक है, तो ये बन गया. अब किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में, तो अब तो हम बता देंगे. तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, और उसके साथ ये सीरीज़ में. तो ये हो गया 2c मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई 3c. तो ये 2c/3, दैट इज़ 2ε0 A/D. लास्ट अब ये तुम खुद ही कर लो. 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं. ये कनेक्टेड है आपस में, पहली और चौथी. दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी. सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड है. हर पेयर के बीच में डिस्टेंस डी है, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. अब बताओ इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा. ये 2ε0 A/3D होगा ये. तो अब तेज़ी से सॉल्व कर देते हैं. ये ए, अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस किस के बीच में पूछा है, तो वही सवाल है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में पूछा है. तो एक बना देंगे ए यहाँ पर, एक बना देंगे यहाँ पर बी, और सी भी है तो उसको बीच में कहीं यहाँ बना देंगे. अब शुरू हो जाओ. ए के बीच में एक है, ए और सी के बीच में एक है,
तो ये बन गया ए और सी के बीच में एक, फिर बी और सी के बीच में भी एक है, तो एक बी और सी के बीच में बन गया। अच्छा वैसे कितने कैपेसिटर आने चाहिए? 1 2 3 4, तो 2 तो आ गए, तीसरा कहाँ से लाएं? है ना, ए और सी के बीच में 2 बना दो, तो ए और सी के बीच में 2 बना दिए। और ये डिलेमा समझ में आया ना, क्यों मैं पॉज ले गया था? इसलिए पॉज ले गया था कि अगर ये सी से कनेक्टेड होता तो ए और सी के बीच में आ जाता, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है ये, तो क्या ये ए और सी के बीच में 2 कैपेसिटर्स जैसा है, तो इसलिए ऐसे बना दिया। तो बस सी 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 सी, सो दिस इज C/2 C/2 एंड दिस इज मिलके ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज C/2 प्लस सी, दैट इज 3C/2, और ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों, तो ये हो जाएंगे 3C/2 इंटू सी डिवाइडेड बाय सम, 3/2 प्लस 1 इज 5/2, 5/2 सी, तो एक सी से एक सी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 3C/5, सो दैट इज 3ε0A बाय 5D। ठीक है, इतना काफ़ी है, ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। अब तुम इसके सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। सो होमवर्क इज ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर।